आपको लगता है जो सैनिक हमारे लिए वहां कर रहे हैं, आपकी ये तालियां उन शहीदों के लिए काफी है। जोरदार तालियां दोस्तों, वो वहां है, इसके लिए हम लोग यहाँ हैं। दोस्तों, आजादी मिली, उस आजादी में हमारे देश के बड़े बड़े सपूत दिए। आज हम बारी बारी से उन सपूतों को यहाँ याद करेंगे। एक सपूत हमारे विवेकानंद जी, क्या पर्सनैलिटी रही। हिंदुस्तान में आज तक ऐसी पर्सनैलिटी नहीं हुई जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी की थी। हालांकि गेरुए वस्त्र पहनते थे, लेकिन लाजवाब। एक बार जब विवेकानंद जी शिकागो गए, शिकागो में एक अंग्रेज महिला का उन पर दिल आ गया, क्योंकि पर्सनैलिटी ऐसी है, उनका दिल आ गया और उसने विवेकानंद जी को प्रपोज कर दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद जी मुस्कुराए और अपने अंदाज में कहा, भला मुझसे क्यों, मैं तो सन्यासी हूँ, मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? तो अंग्रेज महिला का जवाब था कि आपकी जो ये पर्सनैलिटी है, जब अपने बच्चे होंगे तो यही पर्सनैलिटी लेकर पैदा होंगे, इसके लिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद जी मुस्कुराए, बस इतनी सी बात, तुम्हें मेरे जैसा बच्चा चाहिए तो मैं आज से तुम्हारा बेटा बन जाता हूं। तुम मेरी माँ और पाँव छू लेते हैं। ये थे विवेकानंद जी, जो हमेशा प्यार की बातें करते थे और उन्हीं प्यार की बातों को लेकर आ रहे हैं संजय। तो चलिए दोस्तों, विवेकानंद जी को याद कर दिया। उसके बाद हम चलते हैं एक और गुरु, हमारे शहीद गुरु, आपने नाम सुना होगा, अशफाक, भगत सिंह के खास दोस्त, भगत सिंह और चंद्रशेखर के खास दोस्त अशफाक। जब अशफाक को फांसी की सजा सुनाई गई जेल में, तो अशफाक उदास बैठे हुए थे। उनसे पूछा, क्या तुम मौत से डरते हो जो उदास बैठे हो? अशफाक ने कहा, मैं मौत से नहीं डरता, मुझे सिर्फ दर्द इस चीज का है कि मैं मुसलमान हूं और हमारे धर्म के अंदर पुनर्जन्म नहीं माना जाता। इसके लिए मैं भारत माता से, हमारे खुदा से ये भी दुआ नहीं कर सकता कि अगले जन्म मुझे वापस हिंदुस्तान की धरती पर जन्म देना। आप लोग तो हिंदू हो, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो, आपने सबने अपने अपने लिए मांग लिया कि अगले जन्म में मुझे फिर से हिंदुस्तान में जन्म देना, लेकिन मैं मुस्लिम हूँ, इसलिए बहुत बदनसीब हूँ कि मुझे हिंदुस्तान में अगला जन्म नहीं मिलेगा। ऐसे थे हमारे अशफाक। संभालो यारो
हमारे भारतीय वहां सिर्फ प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी वहां शांति से प्रार्थना कर रहे थे कि अचानक वहां एक दरिंदा आ जाता है जिसका नाम है कर्नल डायर। वो कर्नल डायर वहां आता है और बिना वार्निंग के प्रार्थना कर रहे भारतीयों पर निहत्तों पर गोली चला देता है। हर तरफ लाशों का अंबार, लाशें ही लाशें बिछ जाती और सलियावाला बाग के मैदान में अगली सुबह एक छोटा सा बच्चा स्कूल का बैग लगाकर वहां से जा रहा होता है। लाशों को देखकर रुक जाता है, लाशों को लगातार देखता है, रुक जाता है, एक लाश के पास बैठ जाता है और अपने स्कूल के बैग को निकालता है। उस बैग को खोलता है, उस पेन निकालता है, उस पेन को खोलता है और उसकी शाही को हवा में उछालता है और कहता है देश को अब शाही की नहीं खून की जरूरत है। और दोस्तों वो था भगत सिंह। मेरा रंग बसंती चोला, मेरा रंग बसंती चोला, तो मेरे साथ मिलकर ताली बजा के जाएंगे। मेरा रंग बसंती मैं बात कर रहा हूँ सियाचिन की, जहां पर -40 डिग्री टेम्परेचर में हमारे जवान कंबल पहनकर, कंधों पर बस्ता लाकर हमारी भारत माता की रक्षा के लिए निकल जाते हैं और उनके मुंह से सिर्फ यही निकलता है हर कदम अपना वतन तेरे लिए करेंगे। एक और शहीद को याद करते हैं जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद, जिनके बिना आजादी की कहानी यहाँ अधूरी रहेगी। जब चंद्रशेखर आजाद अपने कुछ दोस्तों के साथ अंग्रेजों से लड़ने की प्लानिंग कर रहे थे एक बाग के अंदर, जब चंद्रशेखर आजाद एक बाग के अंदर प्लानिंग कर रहे थे अंग्रेजों से मुकाबला करने की, हमारे कुछ चुगलखोर, क्योंकि दोस्तों चुगलखोर हर वक्त रहे हैं, वो जाके अंग्रेज को बता देते हैं कि चंद्रशेखर आजाद वहां मैदान में किसी बाग के वहां पर मीटिंग कर रहे हैं, आप उन्हें जाकर अरेस्ट कर लीजिएगा। दोस्तों हजारों की संख्या में अंग्रेजों की सेना, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से अंग्रेजों की सेना घेर लेती है। चंद्रशेखर आजाद अपने दोस्तों को कहते हैं कि तुम यहां से सभी चले जाओ, इन अंग्रेजों से मैं मुकाबला करूंगा, क्योंकि देश को तुम्हारी जरूरत है। सभी दोस्तों को वहां से रवाना कर देते हैं और चंद्रशेखर आजाद अकेले अंग्रेजों से मुकाबला करते हैं।
बहुत देर तक लंबी फाइट होने के बाद जब अंत में देखते हैं चंद्रशेखर आजाद, मेरी इस बंदूक में सिर्फ आखिरी गोली बची है। तब चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि जब जिंदगी मेरी है तो मौत भी मेरी होगी। चंद्रशेखर आजाद उस बंदूक को अपनी कनपटी में लगाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं और एक आवाज आती है। ऐसे थे हमारे चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान लगा दी। ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद को हम याद करेंगे। वो महिला और कोई नहीं, हमारी भारत माता है, जो खून से लथपथ बेड़ियों से बनी हुई भारत माता। यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत माता, खून से लथपथ बेड़ियों से बनी हुई भारत माता। आप भारत माता को यहाँ लेके आइए। खून से लथपथ बेड़ियों से जकड़ी हुई ये भारत माता, लेकिन देखिए बेड़ियों से बंधी हुई भारत माता, लेकिन जिंदा है दोस्तों, जिंदा है। आवाज आ रही है दोस्तों? कौन है? कौन है? आप कौन? नहीं पहचाना मुझे? नहीं, आपको नहीं पहचाना। कैसे पहचानोगे? तुम तो अपनी भारत माता को तक नहीं पहचान पाए। जी हाँ, मैं उनकी मन की आवाज हूँ। मैं भारत माता की मन की आवाज हूँ। भारत माता के मन की आवाज। दोस्तों, हमारे बीच में भारत माता इस हालत में है, लेकिन हमसे बात करने के लिए मन की आवाज भारत माता ने हमारे सामने भेजी है। आप मुझे बताइए, भारत माता इस तरह बेड़ियों से जकड़ी हुई क्यों है? भारत माता इस तरह खूनों से लथपथ क्यों है? आखिर इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? इन सब के जिम्मेदार तुम लोग हो। तुम्ही ने इस देश की हालत ऐसी रखी है कि भारत माता इस स्थिति में नहीं होगी तो और कैसे? वाकई दोस्तों, हम आजाद तो हो गए, लेकिन आजादी के 70 साल होने आए और हमने भारत माता की ये हालत कर दी। जिस भारत माता को हमारे सपूत हमारे हवाले छोड़ के गए, आज उस भारत माता की ये
आखिर हमें बताइए, हम इस भारत माता को कैसे आजाद करें? आप चाहते हैं भारत माता वापस से आजाद होनी चाहिए? आप चाहते हैं? हाँ या ना? आप भारत माता को आजाद देखना चाहते हैं? हम सब भारत माता को आजाद देखना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, हम भारत माता को इन बेड़ियों से कैसे आजाद करें? और ये बेड़ियां किसकी है? तो सुनो, ये बेड़ी है भ्रष्टाचार की, ये कन्या भ्रूण हत्या की, ये किसान आत्महत्या की, ये विखंडे संयुक्त परिवार की। तो आप हमें कोई रास्ता बताइए कि हम भारत माता को इन बेड़ियों से मुक्त कर दें। आप मुझे कोई रास्ता बताइए। क्या सच में तुम इन्हें मुक्त करना चाहते हो? हाँ, हम वाकई भारत माता को इन बेड़ियों से मुक्त करना चाहते हैं। तो ठीक है, इसका एक उपाय है मेरे पास। बताइए, हम लोग तैयार हैं। ये अलग अलग समस्याएं हैं और इन सभी समस्याओं के पीछे उनके समाधान है, यानी कि एक एक चाबी है, जो चाबियां इन बेड़ियों के तालों को खोलेगी। लेकिन इन चाबियों को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कसम खानी होगी। दोस्तों, हमें चाबियां मिल गई है जिससे हम भारत माता को आजाद कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ कस्में उठानी होगी आज भारत माता को फिर से आजाद करने के लिए। आप तैयार हैं? तो आइए, हम सभी तैयार हैं। आप हमें बताइए और हमें रास्ता बताइए। तो पहली बेड़ी है भ्रष्टाचार की। आज जहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचार का दानव मुंह खोले खड़ा है। अरे कोई भी सरकारी काम रिश्वत दिए बिना नहीं होता। तुमने तो बाकायदा रिश्वतों की रेटें तय कर रखी है कि इस काम के लिए इतने पैसे लगेंगे और इस काम के लिए इतने। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है जब मेरा ही कोई पुत्र अपनी पदों का दुरुपयोग करता है। ये भ्रष्टाचार का जो दीमक है हमारे देश को चाट गया है, हर काम के पैसे। लेकिन दोस्तों, रिश्वत वो ही लेता है जब उसे रिश्वत दी जाती है। आज के बाद आप गलत काम के लिए कोई रिश्वत ना दें। और मैं चाहूंगा इस पहली चाबी को आप आइए सर, जिस दिन हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा उस दिन हमारा देश फिर से वही गाना गाएगा जो पहले था हमारा देश का था, सोने की चिड़िया। वही वापस से गाना हमारा देश गुनगुनाएगा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। कहाँ सस्ते आशा और धन का अटपट लगता तेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। अगली बेड़ी है आतंकवाद की। आज जहाँ देखो वहाँ आतंकवादी हमले होते हैं और हम कुछ नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें शांति चाहिए। मुझे सब पता है कि इन सब के पीछे कौन है। कोई भी चला आता है हिंदुस्तान पर हमला करके चले जाता है और हम लोग कायरों की तरह देखते रहते हैं। भारत माता हमें इशारा कर रही है कि आतंकवाद किसकी सहते हो रहा है। तो मैं जोजावर से उस पाकिस्तान को यहाँ से चेतावनी देता हूँ कि माना कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, माना कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, इसे हमारी शराफत बस समझना। पीठ के पीछे से वार करता है, इसे अपनी वीरता मत समझना। अगर है हिम्मत तो आ जा युद्ध के मैदान में, कर ले दो हाथ, धूल तुझे जगा देंगे, दिखा देंगे तुझको तेरी औकात, दिखा देंगे तुझको तेरी औकात। आइए दोस्तों, उस आतंकवाद से हमें लड़ना है
जहाँ कहीं अगर हमें लगता है क्योंकि सेना अपना काम करेंगे, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी निभानी है। कहीं भी हमें कोई तकलीफ अगर लगता है, हमें उसकी सूचना करनी है। आइए, और मैं यहाँ पे पूरे विश्व को अपने नाम के माध्यम से हमारे देश को नजर डालें। बुरी नजर ना हमें डालो, सुनो बोलो दुनिया वालों, बुरी नजर ना हमें डालो, चाहे ना जोर वाला हंसे आगे हो जाए हम यहाँ आज त्योहार मात्र औपचारिकता बन के रह गए हैं। अरे पहले तो दिवाली में हम सब इकट्ठा होते थे, एक साथ दिवाली मनाते थे और होली में अपने दुश्मनों के घर जाकर उन्हें रंग लगाते थे, उनसे दोस्ती करते थे। परंतु आजकल तो बस व्हाट्सएप, फेसबुक पर विश कर दिया और हो गई औपचारिकता पूरी। क्या दोस्तों आपको लगता है आज जिस तरह से हम लोग त्योहार मना रहे हैं, पहले हमारे बहुत बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, 8-8, 10-10 बच्चे हुआ करते थे, जहां भी रहते थे। लेकिन हाँ, 8-8, 10-10 बच्चे मुझे मालूम है, जहां भी रहते थे दिवाली पर हम लोग अपने गांव आते थे और घर को रोशन करते थे, पुताई करते थे और सभी मिठाइयाँ बनाते थे और दिवाली का एक अलग आनंद होता था। होली के दिन हम जाते थे अपने दुश्मनों के जाके गुलाल लगाते थे, उन्हें गले लगाते थे। लेकिन आज कहाँ गई हमारी ये परंपराएं? सिर्फ व्हाट्सएप पे विश कर दिया, बन गया त्योहार। क्या दोस्तों यही हमारा त्योहार है? नहीं दोस्तों, मेरा देश तो बहुत रंगीला है, बहुत तरह तरह के त्योहार हैं। हमें उन हर त्योहारों का लुत्फ उठाना है क्योंकि मेरा देश बहुत रंगीला है। दोस्तों, जो किसान हमारा पेट भरता है, आज वो किसान अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहा। देश का कैसा दुर्भाग्य है ये, उस किसान को अपने परिवार को चलाने के लिए अपनी किडनी बेचनी पड़ती है, आत्महत्या करनी पड़ती है। और दोस्तों, हमने किसानों की इमेज ऐसी बना दी, जब जब किसान का चेहरा हमारे सामने आता तो टीवी वाले वही दिखाते हैं, जर्जर किसान, हड्डियां निकली हुई, फटे कपड़े, आसमान की तरफ ताकता हुआ, कहते
यही किसान है? नहीं दोस्तों, एक किसान अमेरिका में भी है जो हेलीकॉप्टर रखता है। तो दोस्तों, क्या हिंदुस्तान का किसान ऐसा नहीं हो सकता? हम अपने बच्चों को किसान नहीं बना सकते? बच्चों पर बढ़ते दबाव की। कुछ ही दिन पहले मात्र 13 साल के विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली। आखिर क्यों? उसे पढ़ाई से डर नहीं लगता था, परंतु इस चीज से डर लगता था कि उनके माता पिता का सपना कहीं टूट ना जाए। क्या माता पिता अपने बच्चों पर सपना थोपने से पहले कि तू डॉक्टर बन जा, तू इंजीनियर बन जा, उनसे पूछते हैं कि बेटा तू क्या बनना चाहता है, तेरी बड़े होकर क्या बनने की इच्छा है? दोस्तों, ये सच है। हमारे हिंदुस्तान में ये परंपरा बन गई है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, जो बाप नहीं बन पाया वो अपने बेटे पे सपना थोप देता है। क्या ये सही है? भगवान हर बच्चे को कुछ ना कुछ टैलेंट देता है। आज मेरे बच्चे दो आपके सामने हैं। दोनों की फिल्म लाइन में जाने की इच्छा थी, मैंने उन्हें बिल्कुल आजाद किया। जो चाहे वो करो। शायद मुझे लगता है कि जो मैं बचपन में नहीं कर पा रहा, भगवान मुझसे ये सपना वापस से करवा। तो दोस्तों, आप अपने बच्चों को अपनी इच्छा पे छोड़ दीजिएगा। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा कभी कोई दबाव मत डालिएगा बच्चों पर। बच्चे जिस दिन अपनी पसंद का काम करेंगे दोस्तों, उस दिन उन्हें काम नहीं लगेगा। आप सभी से मेरा निवेदन है, बच्चों पर कभी दबाव न डालें। मेरी हाथ जोड़कर आप सभी से एक प्रार्थना है, बच्चों पर कभी दबाव न डालें। उन्हें अपनी जिंदगी जीने दें। उन्हें जो बनना है बनने दें। उनकी खुशियों में आपकी खुशियां हैं। अगली पीढ़ी है गौ हत्या की। पहले हम जिस गौ माता के लिए रोटी बनाते थे, आज रोटी से गौ माता को खाते हैं। अरे तुम लोगों ने तो भारत माता का ख्याल नहीं रखा, तो गौ माता का ख्याल रखो। आखिर तुम्ही लोगों ने तो उन्हें गाय माता का दर्जा दिया, तो क्या आज तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उस गौ माता की हत्या करोगे, उसे खाओगे? दोस्तों, रोंगटे खड़े हुए। हालांकि हम तो यहाँ सभी जेल लोग बैठे हैं, तो गाय तो बहुत दूर की बात है, हम तो चींटी भी नहीं मारते। लेकिन कुछ लोग ऐसे शैतान लोग हैं जो हिंदुस्तान में आज भी गायों को मार कर खा रहे हैं। मुझे वो विवेकानंद की बात याद आती है। जब विवेकानंद शिकागो में गए थे, वहां एक सज्जन ने उनसे पूछा कि भारत में सबसे अच्छा दूध कौन से जानवर का है? विवेकानंद ने कहा, क्या कहा होगा? नहीं, विवेकानंद ने कहा सबसे अच्छा दूध भैंस का है। वो आश्चर्यचकित, क्योंकि हम तो सभी गाय का दूध अच्छा कहते हैं। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे कह सकते हो कि भैंस का दूध अच्छा होता है? तो विवेकानंद ने सिर्फ यही कहा, माशे आपने दूध के लिए पूछा है, हमारे यहाँ गाय के दूध को दूध नहीं अमृत कहते हैं। और दूसरी चीज, आपने कहा कौन से जानवर का? हमारे यहाँ गाय को जानवर नहीं, हम माता कहते हैं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल।
अपने परिवार का अपमान, जिन सैनिकों ने मेरी रक्षा के लिए अपना सिर तक कटवा दिया, आज उन सैनिकों की विधवाएं, उनके बच्चे, उनका परिवार मजदूरी करता है, भीख मांगता है। आखिर क्यों स्थिति है यह? दोस्तों, जिन्होंने सुरक्षा के लिए अपने सर कटा लिया, ऐसे सैनिकों का हम, उनकी विधवाएं आज पेंशन के लिए दर दर भटकती है। हमें उनका सम्मान करना होगा, तभी हमारे देश की रक्षा करेंगे। और जिस दिन हम जवानों का सम्मान करेंगे, तब यही गाना जोधावर की हर गली से आएगा, ये देश है वीर जवानों का। कितनी बीमारियां फैलती हैं, कितने मासूम बच्चे मारे जाते हैं, इन सब का दुख मैं समझ सकती हूँ। जहां खाया वही फेंक दिया। अब सुधर जाओ, क्योंकि अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी स्वच्छता अभियान, एक बार प्रधानमंत्री के लिए 14 तालियां, जिन्होंने कसम उठाई है देश से गंदगी को बाहर फेंकेंगे। दोस्तों छोड़ो वो कल की बातें, कल की बात हुई पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नहीं कहानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, मिलकर नहीं कहानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, मिलकर नहीं कहानी। मन की आवाज, हमने अपनी बेड़ियां तोड़ दी और ये 4-5 बेड़ियां हम और तोड़ना चाहते हैं। जोजावर की जनता उत्सुक है भारत माता को आजाद देखना। आप हमें बताइए दूसरी बेड़ी कौन सी है? अगली बेड़ी है टूटते परिवार की। पहले हम इस मुट्ठी की तरह थे, लेकिन अब बिछड़कर हम अलग अलग उंगलियां बन गए। हमारी ताकत बिछड़ चुकी है। आजाद, हमारा देश आजाद हुआ, परंतु अब आजादी के नाम पर हम अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। अरे उन माँ बाप के दिल में क्या गुजरती है, ये मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। दोस्तों
देश आजाद हो गया, लेकिन हम अपने परिवार की आजादी पाने के लिए कभी कभी कुछ हमारे युवा दोस्त गलत कदम उठा लेते हैं। आज मैं बंबई में देखता हूं कुछ युवा घरों में कुत्ता पालते हैं, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये क्या हमारी संस्कृति है? हमें ये सिखाया गया है कि हम अपने परिवार को तोड़ दें इस तरह। आत्मा की शुद्धता के लिए काया चाहिए, घर की खुशहाली के लिए घर में माँ बाप का साया चाहिए। तो आप सभी से मैं फिर निवेदन करूंगा, अरे छोड़ो एंटीक रखना घरों में, जो एंटीक माँ बाप है उन्हें संभाल के रख लो। दोस्तों, आप खुश नसीब हैं। और आज जब यहाँ मैंने देखा, मेरा दिल भर आया कि वाकई ये परिवार होते हैं संयुक्त परिवार, जो आज भी एक मुट्ठी की तरह रहते हैं। दोस्तों, अगर परिवार है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई मुसीबत आपको हिला नहीं सकती। तो मैं चाहूंगा इस बेड़ी को तोड़ने के लिए कोई महिला आप आइए प्लीज। ये तो सच है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी जान है। कुछ नादान लोग आज भी कन्या भ्रूण हत्या जैसा पाप कर रहे हैं। तो ये पाप तो है ही, आपको शायद ऊपर भी जगह नहीं मिलेगी, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी अगर आपने कन्या भ्रूण हत्या जैसा घनघोर पाप किया है। तो दोस्तों, जिसकी कन्या होती है उससे पूछिए कन्या ध्यान क्या होता है। जब कन्या, मुझको लगता है शायद इस विश्व में कन्या से कोई बड़ा दान नहीं। उस बाप की खुशी पूछिए जब वो अपनी बेटी को विदा करता है। मैं चाहता हूं जोजावर में एक पिता और एक बेटी जिन्होंने अपनी बेटी को विदा किया है, वो दोनों ऊपर आए। सही है दोस्तों, जिस गंगा को हम गंगा जल कहते थे, आज भी जब अपनी अंतिम अवस्था में होता है, जिस गंगा जल को हम
मोक्ष प्राप्ति के लिए मुंह में रखते थे, आज वही गंगा का पानी हम लोगों ने प्रदूषित कर दिया। दोस्तों, अब तो सरकार भी गंगा को साफ करने में लग गई है, तो हम भी कोशिश करें जो इससे रिलेटेड मुहिम है उस मुहिम को हम भी आगे बढ़ाएं और हम यही गाना गाएंगे। सच्चाई रहती है, सच्चाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, इस देश में गंगा बहती है, सच्चाई रहती है, सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, इस देश में गंगा बहती है। अगली बेटी है बिकाऊ मीडिया की। हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया पूरी तरह से बिक चुका है। क्या सही है क्या गलत है उसे इससे कोई मतलब नहीं है, पर मतलब है तो सिर्फ पैसे से। मीडिया मेरा सबसे ईमानदार बेटा था, परंतु अब सबसे बेईमान बन के रह गया है। दोस्तों, आपके सामने आज मीडिया आप देख ही रहे किस तरह बिककर जो घटनाएं दिखाता है, सच को झूठ कर देता है, झूठ को सच कर देता है। तो हमें इस मीडिया को बदलना होगा, सच्ची खबरों का साथ देना होगा। अगर कोई सच्ची खबर है हमें तो सोशल मीडिया पे वायरल करना होगा, क्योंकि मीडिया को भी अब जवाब देना है। सजल के खुदा के पास जाना है, भूला है वहाँ पैदल ही जाना है, सजल के खुदा के पास जाना। हमारी अगली बेटी है हिंदी के अपमान की। कुछ ही दिन पहले एक स्कूल में कुछ बच्चों को पंजा कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में बात कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का आज बहुत ही बुरा हाल है। बच्चों से ज़्यादा तो उनके माँ बाप को हिंदी बोलने में शर्म आती है और वे लोग अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को बोलना अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं। दोस्तों, हिंदी में बोलिएगा, आप अभिमान आपको मालूम होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जाते हैं और हिंदी में भाषण देते हैं। दोस्तों, मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ, अंग्रेजी हमें सीखना चाहिए, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ अंग्रेजी बोलिए। आप अपने परिवार के स्टेटस के लिए अंग्रेजी मत बोलिएगा, हिंदी बोलिएगा, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। दिखा दिया, हिंदुस्तान की कोई बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। यही जज्बा रखिएगा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है हमें उसके आंसू पहुंचने हैं, क्योंकि हमें उसकी मुस्कुराहटों को संवारना है। किसी के साथ हमें भेदभाव नहीं करना है और हम यही गाना गाएंगे। Yeah.
हमारी भारत माता की सभी बेड़ियां मुक्त हो गई है। एक बार जोरदार तालियां पीछे तक। और ये सब आप लोगों की वजह से हुआ। भारत माता फिर से आजाद हो गई है। मैं चाहूंगा जोशार की धरती पर हम भारत माता का श्रृंगार करेंगे। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां भारत माता की। आइए अब हम भारत माता का श्रृंगार करेंगे। विद्या
छुड़ जाऊंगा, डूब भी गया तो पानी में शफक छुड़ जाऊंगा। और गुमनामियों की जिंदगी नागवार है मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छुड़ जाऊंगा। ऐसे हमारे अशोक जी बाफना साहब, जिनसे मैं पिछली फिल्म में इनसे मिला था और उसके बाद बहुत अच्छी घनिष्ठता हुई है और कई काम हमने साथ किए हैं। और आज मुझे इस मंच पर जो मेरे लिए बड़ा अनूठा है, क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम मैंने बहुत कम इस लेवल पे नहीं किया, लेकिन जो कॉन्सेप्ट ये लेकर चल रहे हैं, आने वाले कुछ समय में बैंकॉक भी कार्यक्रम है, सिंगापुर है, अमेरिका है, पूरी टीम इनके साथ वहां जा रही। तो मैं अशोक जी बाफना के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जो हिंदुस्तान को लेकर इन तीन रंगों को लेकर पूरे वर्ल्ड में धमाका मचाने के लिए जा रहे हैं।